गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं? देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है, हम कार्ल मार्क्स के बायोलॉजिकल स्केच के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम कार्ल मार्क्स के बायोलॉजिकल स्केच के बारे में पढ़ा था और हमने जाना था कार्ल मार्क्स की इस जर्नी को कि कितनी स्ट्रगल वाली रही, उन्होंने जीवन में कितना संघर्ष किया और एक जब व्यक्ति अपने उसूलों पे चलता है तो कैसे उसे विरोधों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन शख्सियत तभी निखरती है जब हम विरोधों का सामना करते हैं। तो आज उन्हीं कार्ल मार्क्स की एक थ्योरी आती है एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है हिस्टोरिकल मैटरलिज्म, यानी ऐतिहासिक भौतिकवाद। देखिए, जैसे मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूं कि कोई भी सिद्धांत को स्टार्ट करने से पहले मैं उनके टॉपिक का मतलब हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म मतलब ऐतिहासिक भौतिकवाद। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, आपने इतिहास सुना है? क्या है इतिहास? हिस्ट्री। वेरी गुड। जो पास्ट है, जो बीत चुका है, ठीक है। मैटेरियलिज्म या भौतिकवाद किसे कहते हैं? मैटेरियलिस्टिक कल्चर बोलते हैं ना, भौतिकवादी संस्कृति। जैसे ये भौतिकवाद बोलते हैं, जैसे ये पेन, पंखा, आधुनिकता, एक तरह से मोबाइल फोन, हवाई जहाज। मैटेरियलिस्टिक, मटेरियल बोलते हैं ना वस्तुओं को। सबसे पहले मेरा हमेशा ये मोटिव रहता है कि जब कोई भी कॉन्सेप्ट आप शुरू करने जा रहे हो, आपके सिंगल वर्ड्स, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो अपने इस थ्योरी को शुरू करने से पहले इन दोनों शब्दों के मतलब आपको क्लियर होने चाहिए। हिस्ट्री एंड मटेरियल, हिस्टोरिकल मैटरलिज्म या ऐतिहासिक भौतिकवाद, इसको बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है और क्यों कार्ल मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की है? इतिहास की, इसको कहा जाता है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। बिल्कुल, जो आप समझ रहे हैं इतिहास, जी हाँ, मैं इसी इतिहास यानी हिस्ट्री की बात कर रही हूं। और भौतिकवाद कहते हैं मटेरियलिस्टिक, जैसे कल्चर होता है ना। जब मैंने संस्कृति आप लोगों को पढ़ाई थी तो मैंने बताया था संस्कृति दो प्रकार की होती है, भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति। भौतिक कहते हैं मटेरियलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक मतलब जिन चीजों को अपनाने से हम मॉडर्न कहते हैं, आधुनिक होते हैं। जैसे मोबाइल फोन, कार, वॉशिंग मशीन। घर पे अगर हम देखें तो घर पे बहुत सारे मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। कौन कौन सी घर पे हम? बिल्कुल। इस समय तुम्हारे पास क्या क्या मटेरियलिस्टिक चीजें हैं ये बताओ मुझे। पेन, फोन, मोबाइल, ठीक है, बिल्कुल। और बैग, कॉपी, ये सब मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। ध्यान दो, तुम क्लास में बैठे हो तो सिंगल वर्ड के भी कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर होने चाहिए। तो ये वो क्लियर हो गया ना, व्हाट इज हिस्ट्री एंड व्हाट इज मटेरियल। ये हिस्टोरिकल मैटरलिज्म की बात क्यों करते हैं और क्यों ये शब्द आए हैं और किस वे में आए हैं, क्योंकि वही फिर से रिपीट करूंगी, अक्सर किताबों से हम थ्योरीज पढ़ते हैं, हमें उन शब्दों के अर्थ क्लियर ही नहीं हो, सब चीजें हमारी क्लियर नहीं होती हैं। तो आज मैं आपको कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद या हिस्टोरिकल मैटरलिज्म के बारे में विस्तार से पढ़ाने जा रही हूं। जैसे कि कल मैंने जब कार्ल मार्क्स पढ़ाया था आपको सैटरडे में, तब मैंने आपको बताया था हिंगल थे दार्शनिक, प्रमुख दार्शनिक थे। बर्लिन जब विश्वविद्यालय से आप लॉ की स्टडी कर रहे थे तो आप हिंगल से बहुत प्रभावित थे। हिंगल ने इतिहास की व्याख्या की थी विचारों के आधार पर, कि जो इतिहास, हमारा जो इतिहास बना है वो विचारों के टकराव से बना है, ठीक है। फिर उन्होंने कंडीशन बताई थी, दो कंडीशन होती है, वाद, प्रतिवाद, उन दोनों में टकराव होता है और तीसरी अवस्था जन्म लेती है जिन्होंने उन्होंने संवाद बोला था, ठीक है। लेकिन इसके विपरीत कार्ल मार्क्स इतिहास की व्याख्या विचारों के आधार पर नहीं करते। इसे आगे हम और आसान से शब्दों में समझेंगे। देखिए, कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद, कार्ल मार्क्स हिस्टोरिकल मैटरलिज्म थ्योरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 में 1818 को हुआ था और 1883 को इनकी मृत्यु हुई थी। एक जर्मन आइडियोलॉजिस्ट ये माने जाते थे
और आपने जब अपनी एक किताब लिखी जर्मन आइडियोलॉजी, तब आपने उस जर्मन आइडियोलॉजी में कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या की थी। हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म इसको बोला जाता है। देखिए, उनका प्रमुख योगदान ऐतिहासिक भौतिकवाद है, जिसे वे मानव समाज के विकास और परिवर्तन को समझाने का वैज्ञानिक तरीका यानी साइंटिफिक मेथड। देखिए, हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म क्या है? अब तक हम हिस्ट्री को क्या जानते हैं? राजा महाराजाओं के काल। हमने हिस्ट्री कैसे जानी? जैसे हम कहते हैं मुगल काल, तो मुगल काल हमारे जहन में आते ही साथ बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये दिमाग में आते हैं। यदि हम तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश की बात करें, तो वंश का मतलब उन सभी राजा महाराजाओं के काल से लगा लिया जाता है। तो टोटल जो हिस्ट्री अगर हम पढ़ते हैं या जो हमारे जहन में है, तो हिस्ट्री हम वही कि बैटल्स हुए, युद्ध हुए, इस सियासत ने इसको हराया, अपना आधिपत्य स्थापित किया, अपना साम्राज्य। अब तक हिस्ट्री को हम इतना ही जानते हैं ना, जबकि हिस्ट्री बहुत वाइड है, बहुत विस्तृत है। और कार्ल मार्क्स का कहना था इसी इतिहास में और भी लोग थे, सिर्फ राजा महाराजाओं का काल नहीं था। तो इस हिस्ट्री में, इस इतिहास में इन्होंने इसको अवॉइड कर दिया। हम हिस्ट्री में किसको पढ़ते हैं? सिर्फ शासन को, सल्तनत को और उनके राज्य को, काल को। जबकि उनकी सल्तनत किन कृषकों से चलती थी, किन सैनिकों से चलती थी और किन किन ने अपना योगदान दिया था, क्या आपने कभी हिस्ट्री में पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। तो क्यों ना हम हिस्ट्री को, इन पक्ष को, यानी हिस्ट्री के उस पार्ट को कार्ल मार्क्स का कहना था वो अवॉइड कर गए। उन्होंने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की। ध्यान से समझो, ये थ्योरी क्या है? व्हाट इज हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स? अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स जो हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म है वो है इतिहास की भौतिक तरीके से व्याख्या करना, ना कि सल्तनत, राजाओं और महाराजाओं के काल से व्याख्या करना। ध्यान देना मेरे एक एक शब्द पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जितना भी हम इतिहास पढ़ते हैं उसकी व्याख्या हम सिर्फ राजा महाराजा, शासन, युद्ध की नीतियां, इन्हीं सब से करते आ रहे हैं। और आज भी जब कंपटीशन में इतिहास की बात की जाती है तो हमसे पूछा जाता है बाबर का काल कौन सा था, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, या इसी से किया जाता है। जबकि कार्ल मार्क्स ने इससे परे इतिहास की व्याख्या की है भौतिक आधार पर, मटेरियलिस्टिक चीजों के आधार पर। तो इसे क्यों कहा जाता है ऐतिहासिक भौतिकवाद? क्योंकि कार्ल मार्क्स ने इतिहास की जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो मटेरियलिस्टिक चीजों के आधार पर दिया है, और खास तौर पर उन नीचे के तबके, उन वर्गों के आधार पर बताया है जिनको कहीं ना कहीं हम इतिहास में अनदेखा कर गए। ठीक है, तो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या मतलब कार्ल मार्क्स ने इतिहास को मटेरियलिस्टिक या भौतिकवाद के आधार पर समझाया है। इसलिए इस थ्योरी को हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म या ऐतिहासिक भौतिकवाद कहते हैं। इज दैट क्लियर? चलो आगे चलते हैं। उनका प्रमुख योगदान ऐतिहासिक भौतिकवाद है, जिसे वे मानव समाज के विकास, परिवर्तन को समझाने का वैज्ञानिक तरीका मानते थे, यानी साइंटिफिक मेथड। अभी तक तो हमें जिसने इतिहास लिखा, जिसने जो लिख दिया, हम उसको सच मान के वही याद करते हैं। लेकिन उन्होंने इतिहास को भौतिक आधार पर और साइंटिफिक वे में उसकी स्टडी की है। उन्होंने समाज को, उसके विकास को समझाने के लिए ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया। उन्होंने समाज यानी हमारी सोसाइटी और उसके डेवलपमेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो मनुष्य पहले गांव या नगर में नहीं रहता था, पहले जंगलों में रहता था, बंदर की तरह, जिसे कहते थे ना कि घुमंतु जीवन यापन करता था। एक पेड़ से दूसरे पेड़, एक कबीले से दूसरे कबीले बाद में अस्तित्व में आए। तो उन्होंने समाज और उसके विकास यानी सोसाइटी एंड उसके जो डेवलपमेंट है उसको समझाने के लिए कि कैसे समाज हुआ, कैसे समाज बदला, कैसे लोग, क्या उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई कि उन्होंने जंगलों को छोड़ा और गांव और नगर में तब्दील हुए। तो उन्होंने समाज और विकास
उसको समझाने के लिए इतिहास के भौतिकवाद का सिद्धांत दिया, यानी हिस्टोरिकल मेटरलिज्म की जो थ्योरी थी, उन्होंने समाज यानी सोसाइटी और उसका डेवलपमेंट, उसका विकास कैसे हुआ, इसको समझाने के लिए किया है। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े। ठीक है, देखिए, कार्ल मार्क्स का मानना था कि इतिहास का असली कारण विचार नहीं है। अब तक जो हम इतिहास पढ़ते आ रहे थे, हम आइडियोलॉजी यानी विचारधारा को मानते थे कि ये सल्तनत आई, उन्होंने ये प्रथा चलाई, तो इतिहास बदला और इसमें तब्दील हुआ। उन्होंने कहा नहीं, कार्ल मार्क्स ने इसको स्पष्ट शब्दों में इनकार किया, मानने से मना कर दिया। कार्ल मार्क्स का मानना थी कि इतिहास का असली कारण विचार नहीं थे, बल्कि क्या थी? भौतिक परिस्थितियां थी। भौतिक परिस्थितियां कैसे? अभी थोड़ा मैं यहां कुछ मैंने अपने शब्दों में, देखो मैंने कहा जब भी मैं किसी थ्योरी को पढ़ती थी, किताबों से पढ़ती थी, तो बहुत जल्दी समझ में नहीं आती थी, तो मैं उसकी व्याख्या या उसको जो डिस्क्रिप्शन मोड में लाती थी, अपने शब्दों में, अपने एग्जाम्पल से लाती थी। फिर जब मैंने तुम्हें बताया, मेरे सर का नाम क्या था? टी.आर. सिंह, तुलजाराम सिंह, टी से तनु, टी से टी.आर. सिंह, तो बहुत अच्छा मानती हूँ मैं अपने सर को। तो जैसे मैं सर से पूछती थी, सर जैसे मैं अपने शब्दों में अपने आंसर को बना लेती हूँ, फिर कुछ अपने ही एग्जाम्पल्स ले लेती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे एग्जाम में गलत होंगे? सर ने कहा नहीं, भले ही तुम एमए बीए के जो टिपिकल वो होते हैं प्रोफेसर्स, वो वर्ड टू वर्ड चेक करते हैं, लेकिन जब तुम यूपीएससी या पीसीएस में जाओगे तो वहां पे आपके कॉन्सेप्ट देखे जाते हैं, बुक की लैंग्वेज फॉलो नहीं होती। तो हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्चुअल पढ़ो। मैं तुमसे हमेशा पीछे पढ़ी ही रहती हूँ कि बच्चों हमेशा कॉन्सेप्चुअल पढ़ो, बुक से जरूर पढ़ो, लेकिन उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करो। और कॉन्सेप्ट क्लियर करना किसे कहते हैं? सुनिए, मैं तुमसे हमेशा कहती हूं कॉन्सेप्चुअल पढ़ो। कॉन्सेप्चुअल मीन्स कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। यदि हम ऐतिहासिक भौतिकवाद को पढ़ रहे हैं, तो इतिहास यानी हिस्टोरिकल मेटरलिज्म, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या होनी चाहिए। दूसरा, इस हिस्टोरिकल मेटरलिज्म में जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट का मतलब सबसे पहले क्या आता है? किसी भी टॉपिक को अपने शब्दों में डिफाइन करना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। और कॉन्सेप्चुअल पढ़ना मतलब अपने, देखो मैं सब्जी बना रही हूं, एक छोटा सा एग्जांपल लूंगी, अभी से बीच में थोड़ा सा मैं रोकती रहती हूं। मैं सब्जी बना रही हूं, या मैंने अपनी माता जी को या किसी से सब्जी देखा, उनका तरीका थोड़ा अलग है। मैंने क्या, वो क्या करते हैं, प्याज पहले डालते हैं, फिर बाद में मिक्सी में पीसते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, पहले पीस लेती हूँ, तब उनको भूनती हूँ। बन तो दोनों तरीके से सब्जी रही है, लेकिन जो मेथड मुझे आसान लगा, जिसमें मेरी पकड़ है और जिससे मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। हर व्यक्ति के कॉन्सेप्ट क्लियर करने का तरीका अलग अलग होता है। आज आप लोग ध्यान रखना, मेरा कॉन्सेप्ट एंड मेथड्स अलग है। जरूरी नहीं है जो मेरे कॉन्सेप्ट हैं वो आपके भी हो, लेकिन ये एक अच्छा तरीका माना जाता है। तो कॉन्सेप्चुअल इसको बोला जाता है। तो कार्ल मार्क्स जो थे, उनका मानना था कि इतिहास का असली कारण विचार नहीं, भौतिक परिस्थितियां हैं। अब भौतिक परिस्थितियां कैसे? मैंने तुम्हें बताया, मनुष्य पहले जंगलों में रहता था। ठीक है, जंगलों में रहता था, कच्चाई जानवरों को मारता था, खा लेता था, पेड़ से फल तोड़ता था, खा लेता था। फिर कहीं जंगली जानवर हमला करने लगे, तो उसने कहा हमले से बचने के लिए पहले तो पत्थर मारता था। पत्थर से विशालकाय जो पशु होते थे, उनकी चमड़ी पे कोई असर ही नहीं पड़ता था, छोटे मोटे तो मर जाते थे। फिर उन्होंने पत्थरों को नुकीला करना सीखा। ध्यान से समझिए मेरी बात, इसे इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या क्यों कहा जाता है। उन्होंने पत्थरों को नुकीला या शार्प करना सीखा, जिससे वो जानवरों को मार सके। ठीक है, धीरे धीरे जब पहिए का आविष्कार हुआ, या जब पत्थर से पत्थर टकराए, तो उन्होंने देखा आग जल गई। जब आग में भूनकर उन्होंने किसी जानवर को, मुर्गी को या मछली को पका के खाया, तो उन्हें टेस्ट आया, मतलब उनका टेस्ट और बढ़ा। तो जैसे जैसे समय बदलता गया, समय के अनुरूप जो आवश्यकताएं होती हैं, जैसे जानवर मर नहीं रहे थे, तो उन्होंने पत्थरों को शार्प किया। फिर कई बार पत्थर भी टूटने लगे, तो उन्होंने धातु ढूंढी, लोहा, लोहित, अयस्क, तांबा। सबसे पहले तांबे का आविष्कार हुआ था, उन्होंने तांबा ढूंढा, लोहा ढूंढा, फिर इनके औजार बनाने लगे, क्योंकि वो
बशर्ते पत्थर की अपेक्षा अधिक मजबूत रहते थे। कहने का मतलब जैसे जैसे आवश्यकताएं बदली वैसे वैसे उन्होंने अपने हिसाब से समय को अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चीजों को बदलना शुरू किया। फिर उन्होंने देखा अन्न उपजाते हैं तो ये अन्न खा लेते हैं, तो उन्होंने स्थायी खेती करी, वहीं रहने लगे, कबीलों में घर बनाने लगे। तो यानी इतिहास का जो कार्ल मार्क्स कहते थे, इतिहास का जो डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, सिर्फ सोचने से नहीं हुआ है, विचार से नहीं हुआ है। किससे हुआ है? भौतिक परिस्थितियों। और भौतिक परिस्थितियां क्या थी? जो वो पत्थर से नुकीले औजार, औजार से लोहे के औजार में तब्दील हो गए। समझे? इतिहास का उन्होंने कहा, मानना था कि इतिहास का असली कारण विचार या आइडियोलॉजी नहीं है कि हमारे बैठे बैठे दिमाग में आया चलो घर बनाते हैं। ऐसे विचार घर, देखो मनुष्य एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे रहता था, ठीक है, धूप, गर्मी और फिर जंगली जानवरों के अटैक, जब उनके ऊपर अटैक होने लगे तो उन्होंने कहा नहीं अब तो हमें बचना पड़ेगा। तो उन्होंने धीरे धीरे देखा हम घर बनाते थे मजबूत पत्थरों से, तो उसके अंदर जानवर जल्दी से घुस नहीं पाता था। तो उन्होंने कहा है समाज को जो विकास हुआ है वो आइडियोलॉजी या विचार से नहीं हुआ है। विचार कब आते हैं आदमी? जब भौतिक परिस्थितियां उन्हें सोचने को मजबूर कर देती हैं। विचार भी कब आते हैं? मुझे ये विचार आया चलो अब मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, फिलहाल तो मैं अपना वो अजवाइन खाई, ये खाई, वो खाई, असर नहीं पड़ा। विचार भी तब आते हैं कि जब भौतिक परिस्थितियां हमें सोचने को मजबूर कर देती हैं। कौन है बात? ठीक है, आगे चले कि समाज का जो डेवलपमेंट है वो विचारों से नहीं हुआ है, किससे हुआ है? भौतिक परिस्थितियों से। जैसे जैसे आवश्यकता हुई, हमें आवश्यकता हुई, वैसे वैसे समाज का विकास होता चला गया। आगे बढ़ते हैं। उनके अनुसार मनुष्य जैसा उत्पादन करता है वैसे ही उसका समाज बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। मनुष्य जैसा प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन मतलब पहले जब वो जानवरों को मार के खाता था वैसे ही उसकी सोसाइटी थी, लेकिन जब उसने आग जलाना सीख लिया, खेती करना सीख लिया, यानी उत्पादन का तरीका बदला, तो वैसे ही उसका समाज बनता है। उत्पादन का तरीका बदला तो वो कबीलों में एक साथ रहने लगे। क्यों? एक साथ रहने के पीछे भी लॉजिक था। अब खेत पे व्यक्ति अकेले काम नहीं कर सकता, उसके 4-5 लोग साथ में हेल्पर्स चाहिए, तब जाके फसल उगती है। तो उन्होंने कहा कार्ल मार्क्स ने कि मनुष्य जैसा उत्पादन करता है वैसे ही उसका समाज बनता है। ठीक है, फिर ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है? अब आता है सरल शब्दों में, तुम्हारी और मेरी लैंग्वेज में, ये किताब में नहीं है। वास्तव में ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है? इतिहास का अध्ययन भौतिक यानी आर्थिक आधार से करना। पहले हम कैसे करते थे? विचारों से, राजा महाराजा के टाइम से। इतिहास का अध्ययन हम कैसे करते थे? ऐसे ही तो करते हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक भौतिकवाद कहते हैं जब इतिहास का अध्ययन भौतिक आर्थिक आधार से करना ही ऐतिहासिक भौतिकवाद है, हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म। ठीक है, यानी इंसान का खाना, पहनना, रहना, उत्पादन करने का तरीका ही समाज की असली जड़ है। और देखा जाए जैसे जैसे इनमें परिवर्तन हुआ, हमें हिस्ट्री, इतिहास, इनको पढ़ना चाहिए कि कब औजार, वैसे तो आता है जैसे उत्तर वैदिक काल, वैदिक सभ्यता दिखाते हैं कि इसमें देवी देवताओं का हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, लेकिन धीरे धीरे आते आते राजा, सल्तनत, मौर्य साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, मराठा, इन्हीं के बारे में बताया गया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इंसान का खाना, पहनना, रहना, उत्पादन करने का तरीका ही समाज की असली जड़ है। आगे चलते हैं। बाकी चीजें जैसे धर्म, संस्कृति, राजनीति यानी पॉलिटिक्स, एजुकेशन, सब बाद में आते हैं और इन्हें मार्क्स ने अधिरचना, अब देखना 2 वर्ड आते हैं, कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपर स्ट्रक्चर, अधिरचना और अधोरचना। बेस, एक बेस कहते हैं, और ये किसे कहते हैं ये अभी बताऊंगी आगे आने वाली स्लाइड में। कंपटीशन में ये क्वेश्चन मैंने फेस किया है, या तो कभी मैंने पीसीएस या आईएएस के प्रीलिम्स में किया है ये क्वेश्चन फेस, या तो नेट में किया होगा। नेट तो मैंने एक ही बार दिया था, तभी हो गया था क्लियर। तो सिविल में किया होगा क्योंकि मेरा ऑप्शनल पहले सिविल सीसेट पैटर्न पे नहीं था,
एक सब्जेक्ट लेना पड़ता था और एक जीके, जो प्रीलिम्स होता था। मेंस में 2 सब्जेक्ट ऑप्ट करने पड़ते थे। तब मैंने बहुत ध्यान से डीपली नहीं पढ़ा था, तो मैं सोचती थी व्हाट इज सुपर स्ट्रक्चर, व्हाट इज बेस, अधिरचना अधोरचना ये क्या है। तो उन्होंने कहा है धर्म, संस्कृति, राजनीति, शिक्षा बाद में आती है और मार्क्स ने इसे अधिरचना बोला है। मार्क्स का प्रसिद्ध कथन अस्तित्व चेतना को निर्धारित करता है। मनुष्य जैसा जीता है वैसे ही उसकी सोच होती है। बिल्कुल बहुत फैक्ट है। जैसे जैसे हम जीते हैं, जीते इन द सेंस जैसी संगति कह लो, जैसे जैसे हम सीखते हैं। मैं हमेशा तुमसे कहता हूं मेरी आइडियोलॉजी थोड़ी हटके है, मेरी विचारधारा थोड़ी हटके है, इसलिए कम बन पाती है। बन इसलिए पाती है कि मैं सच को सच कहती हूं। तो वही कार्ल मार्क्स ने कहा जो जैसा जीता है वैसे ही उसकी सोच होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अभी हम बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जो कि मैंने अभी बात की थी। देखो, उन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद के प्रमुख तत्व बताए हैं। अधोरचना या आधार इसे बोलते हैं, और अधिरचना या सुपर स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं। देखिए, जैसे हमारी सोसाइटी की जो नींव होगी, नींव जिसके ऊपर हमारा समाज खड़ा है, वो तो हो गया इसका बेस। ध्यान देना, सोसाइटी जिसपे खड़ी है वो तो इसका बेस हो गया। ठीक है, और फिर जो बेस कौन कौन से हैं, जैसे उत्पादन का तरीका, तकनीक और संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर। ध्यान देना, बेस कौन से हो गए, हमारी नींव कौन सी हो गई। कार्ल मार्क्स का कहना क्या है, ऐतिहासिक भौतिकवाद के उन्होंने प्रमुख तत्वों को बताया। 2 प्रमुख तत्व हैं, एक तो बेस है अधोरचना, यानी एक तरह से नींव जिससे समाज बनता है। जैसे ये घर बना है या ये बिल्डिंग बनी है, तो सबसे पहले जमीन को खोदकर इसकी नींव डाली गई। जो हम कई बार और एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें दूं, तो हम कई बार कहते हैं इस बच्चे की नींव ही खराब है। नींव कहते हैं कि जहां से इसकी शुरुआत पढ़ाई की होनी थी वो इसे माहौल नहीं मिल पाया। जो हमारी सोसाइटी की नींव है वो है उत्पादन से, तकनीकी संसाधनों से, टेक्निक से, वो हमारी सोसाइटी की नींव है। और बाकी जो धर्म है, राजनीति है, वो क्या है, इसके ऊपर खड़ी हुई इसकी स्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स। एक तरीके से जो ये बिल्डिंग खड़ी है, ये क्या हो गई, इस बिल्डिंग धर्म, राजनीति, शिक्षा, कानून और संस्कृति, ये इसके स्ट्रक्चर हो गए। स्ट्रक्चर मतलब जस्ट लाइक इस बिल्डिंग का जो बेस है वो इसकी नींव है, वो है हमारे समाज की नींव उत्पादन, तकनीकी और संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं। और जो इसके स्ट्रक्चर है मेन, जो इसके ऊपर खड़े हैं, कौन खड़ा है, धर्म हमारी सोसाइटी के ऊपर खड़ा है, पॉलिटिक्स खड़ी है। ठीक है, अगर बेस हिलेगा तो ये भी तो गिरेंगे, अगर इसकी नींव हिल जाएगी तो ये बिल्डिंग भी तो टूट के गिर जाएगी। तो हमारे समाज की अधिसंरचना क्या है, धर्म, राजनीति, शिक्षा, कानून और संस्कृति। क्लियर है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, क्लियर है, आगे बढ़ू। ठीक है, हाँ, नहीं अलग अलग है, नहीं ये क है, ये ख है, या मैं ख लिखना भूल गई। ख हो गया आधार और अधि, नहीं, हाँ ये आधार और अधिरचना बेटा दोनों अलग अलग है। बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर। बेस कहते हैं आधार को, आधार देखिए मैंने लिखा आधार यानी आर्थिक ढांचा, अधिरचना मतलब हमारे स्ट्रक्चर जिसपे अलग अलग है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर यदि आधार बदलता है, ध्यान दो मेरी बात पे, आधार यानी यदि बेस बदलता है, जैसे पहले खेती प्रणाली थी, बदला, खेती की जगह कौन सी प्रणाली, फैक्ट्री प्रणाली यानी इंडस्ट्रियल हमारे जो सिस्टम है, जैसे औद्योगिक प्रणाली कहते हैं, वो अस्तित्व में आया, तो अधिरचना भी बदल जाती है। जैसे धर्म भी बदल गया, कानून भी बदल गया, शिक्षा, और इनमें भी बदलाव आए। कैसे, तुम मुझे बताओगे ये बात। पहले जैसे जमींदारी प्रथा थी, जमींदार होते थे, मजदूर होते थे, इस तरीके की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं था। तो उस समय का धर्म कैसा था, कानून कैसा था, और संस्कृति बिल्कुल अलग थी। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, ठीक है, औद्योगिक
क्रांति अस्तित्व में आई, उद्योगों के लगने की प्रक्रिया तीव्र हो गई, या हम जिसे कहते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम, पूंजीवादी व्यवस्था, जब वो अस्तित्व में आई, कानून बदल गया, धर्म का स्वरूप बदला। जैसे हम अभी अगर आगे चलने वाले उसमें बात करेंगे प्रोटेस्टेंट वगैरह धर्म की, तो उसमें भी बदलाव आता है। तो ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कार्ल मार्क्स कहते हैं यदि आधार बदलता है यानी बेस बदलता है, जैसे खेती से फैक्ट्री प्रणाली उत्पादन में आई, तो अधिरचना यानी स्ट्रक्चर जो होता है सोसाइटी का वो भी बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहां आपने मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात की है, वही है ना? हाँ, यहां आपने मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात की है, उत्पादन की पद्धति। आपने उत्पादन की पद्धतियों को इसमें दो प्रमुख हिस्से माने, मोड ऑफ प्रोडक्शन। देखो, और मोड ऑफ प्रोडक्शन अब तो ये फैक्ट्री प्रणाली है, इससे पहले भी था जब जमींदारी प्रथा थी, उससे पहले भी था जब कोई समाज में किसी तरीके की प्रणाली थी नहीं, मनुष्य जंगलों में रहता था। मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या था? एक व्यक्ति खुद ही मारता था जानवर को और खुद ही खा लेता था। लेकिन आज फैक्ट्रियों में उगता है, हम पैसा देते हैं, खरीद के लाते हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गया है। ठीक है, तो इसके दो हिस्से होते हैं, उत्पादन की शक्तियां यानी फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान देना, उत्पादन की जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन की जो पद्धति है, उसके दो प्रमुख पार्ट है, दो प्रमुख हिस्से होते हैं। सबसे पहले उत्पादन की शक्तियां, जिसे फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। ये क्या है? मनुष्य का श्रम, औजार, तकनीकें और मशीन। ध्यान दो मेरी बात, सबसे पहला है फोर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम इसमें मशीनें भी यहां आई हैं। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन किसके माध्यम से उत्पादन होता है? प्रोडक्शन किस चीज से होता है? ये अगर औजार नहीं होंगे, मशीन नहीं होगी, टेक्निक्स नहीं होगी, टेक्निक्स नहीं होगी तो ये मोबाइल नहीं बन पाएंगे, टेक्निक नहीं होगी तो ये स्मार्ट बोर्ड नहीं बन पाएगा, टेक्निक नहीं होगी तो कंपनी में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उसमें जैकेट्स बनती हैं, कपड़े बनते हैं, जूते बनते हैं, वो ही नहीं बन पाएंगे। क्योंकि उनको बनने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या होता है? औजार, मशीनें और टेक्निक। मशीन भी किस पर काम करती है? टेक्निक पर। ठीक है, तो सबसे पहले उत्पादन का हिस्सा हुआ फोर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन की शक्तियां। उत्पादन की शक्तियां किसमें निहित रहती हैं? औजारों में, मशीन में, उत्पादन की तकनीक में। ठीक है, फिर है रिलेशन, हमारा रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन के संबंध। भैया हमसे कहां गलती हो गई? उत्पादन के संबंध, इसमें जैसे उत्पादन के संबंध बोला जाता है जहां काम करने वाले व्यक्ति होते हैं। जैसे ये तो फैक्ट्री प्रणाली है, इससे पहले जब खेती और प्रणाली थी, जमींदारी व्यवस्था थी, लोग खेतों पे काम करते थे। एक व्यक्ति जुताई का काम करता था, एक बीज डालने का, बुवाई का काम करता था, कुछ लोग काटने का काम करते थे और आपस में वो संबंधों में बंधे रहते थे। तो यानी उत्पादन के संबंध, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, श्रमिक, मालिक, किसान और जमींदार, इनके बीच जो संबंध होते थे। तो ध्यान देना, उत्पादन की पद्धति जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसके दो पार्ट हैं। एक तो पार्ट है उत्पादन की शक्तियां, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, और एक है उत्पादन के संबंध, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्लास स्ट्रगल, चूंकि ये पूरी थ्योरी है, इसे मैं शॉर्ट में पढ़ाऊंगी, कल या परसों में इसे डिस्क्रिप्टिवली पढ़ाऊंगी। वो कहते हैं जब मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात आती है, उसके बाद जो हमारे सामने एक बहुत बड़ा संघर्ष के रूप में बीज जो उगता है वो आता है क्लास स्ट्रगल का, या जिसे बोलते हैं वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट या वर्ग संघर्ष। क्लास स्ट्रगल, क्लास कॉन्फ्लिक्ट का। और ये वर्ग संघर्ष क्या है? ये उन्होंने कहा है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के बारे में कहा है, अब तक अस्तित्व में रहे समाजों का इतिहास। यानी हमारी सोसाइटी जब आदिम युग से चली, आदिम युग जब मनुष्य जंगलों में घूमता था, तब से लेकर अब तक मतलब जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, पूंजीवादी व्यवस्था जिसे कहते हैं, अब तक अस्तित्व में रहे समाजों का इतिहास किसका रहा है? वर्ग संघर्ष का, यानी क्लास कॉन्फ्लिक्ट या क्लास स्ट्रगल का रहा है। और उन्होंने ऐसा क्यों बोला है, अभी आइए जानते हैं। समाज में हमेशा दो वर्ग रहे हैं। वो कह रहे हैं
जितनी भी वैसे तो खूब सारे वर्ग होते हैं, जैसे आज अगर हम बात करें स्टूडेंट क्लास, टीचर क्लास, फीमेल्स, मतलब खूब सारे वर्ग हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो बात हो रही है, उन्होंने कहा है समाज में हमेशा से दो वर्ग होते हैं। एक तो पहला शोषक, जो एक्सप्लॉयटर होता है, एक्सप्लॉयटर हो रहे हैं जो शोषण करते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जिनके पास खूब सारे संसाधन होते हैं, पावर होती है, शक्ति होती है, चाहे वो पावर पैसे ही की क्यों ना हो। तो पहला तो कार्ल मार्क्स ने बोला शोषक, एक्सप्लॉयटर, जिनके पास संसाधन या साधन, रुपया, पैसा, धन, संपत्ति, जमीन, सब कुछ होता है, वो होते हैं शोषक यानी एक्सप्लॉयटर। दूसरे होते हैं शोषित, जो होते हैं एक्सप्लॉयटेड, जिनका शोषण हो रहा है, जो मेहनत तो करते हैं लेकिन उस मेहनत का प्रतिफल उसके हिसाब से उन्हें नहीं मिल पाता, जिसके कारण उनका शोषण होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं तुम्हें अभी के एक रिसेंट एग्जाम्पल से बताती हूं, ठीक है। तुम देखते हो अक्सर हम लोगों के मन में एक गवर्नमेंट जॉब का चार्म होता है, गवर्नमेंट जॉब लग जाए। क्यों होता है ये? टीचर तो गवर्नमेंट भी है, टीचर तो प्राइवेट भी है, फिर तुम गवर्नमेंट टीचर क्यों बनना चाहते हो? किसमें? गवर्नमेंट जॉब में सैलरी ज्यादा होती है। अच्छा, और प्राइवेट में नहीं मिलती क्या सैलरी? मतलब उसमें ये ना कि जो फैसिलिटीज है वो प्राइवेट के अकॉर्डिंग ज्यादा मिलती है। और तुलसी, और क्या है जो हम गवर्नमेंट की तरफ रुख करते हैं? अब सैलरी ज्यादा है तो लोगों की नजर में सरकारी नौकरी का रुतबा ही अलग है, भैया सरकारी नौकरी लग गई। हाँ साक्षी, और कुछ? सरकारी जो गवर्नमेंट टीचर होगा वो फिक्स होगा, मतलब उसका वो टेन्योर, और जो प्राइवेट वाला है उसको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे तो ट्रांसफर हम गवर्नमेंट में भी होते हैं। और कुछ बताओ। देखो, काफी कुछ आपने बिल्कुल ठीक बताया है सबने, बिल्कुल। आज हमारी सोसाइटी में एक पर्सपेक्टिव है सरकारी नौकरी, क्योंकि इसकी सैलरी ज्यादा होती है। और अगर देखा जाए तो अब बहुत सारी चीजें हो गई है। चीजें कैसे? प्राइवेट स्कूल्स में काम ज्यादा लेते हैं, वेतन कम देते हैं। खूब सारे, जैसे वो एक टीचर है, वो हिंदी भी पढ़ा रहा है, इंग्लिश भी पढ़ा रहा है, इतिहास भी पढ़ा रहा है, और एक गवर्नमेंट स्कूल का टीचर क्या है, जिस सब्जेक्ट के लिए अपॉइंट हुआ है वो ही पढ़ाएगा। दूसरा, फिर प्राइवेट स्कूल का टीचर जो है वो कहेगा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो निकल जाओ नौकरी से, वो नौकरी से निकाल देते हैं। सरकारी स्कूल का टीचर है, वो कहेगा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो वो कहते कर लो, मेरा क्या करना है, उसे कोई जल्दी से निकाल नहीं सकता। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बंधे रहते हैं। मेरी जो अंदर, मैं तुमसे कई बार अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर देती हूँ, वो यही है कि गवर्नमेंट में आके निकम्मापन ज्यादा हो जाता है। यहाँ लोग, जैसे सिलेक्शन होता है, खूब मेहनत करते हैं। प्राइवेट में नौकरी लगना आसान है, गवर्नमेंट में नौकरी लगना बहुत मुश्किल है, क्योंकि टफ कंपटीशन है। तो जो कैंडिडेट्स होते हैं वो बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, किताबें लाएंगे, महीनों महीनों, सालों सालों पढ़ेंगे, ठीक है। फिर सिलेक्शन उनका जैसे हो जाता है, तो ऐसा लगता है हम तो राजा हैं, हम राजा बन गए। और वो दिन उनके जीवन में पढ़ने का अंतिम दिन होता है। और ये मैं इन फ्रंट ऑफ कैमरा बोल रही हूं कि बहुत कम, रेयर लोग होते हैं जो सिलेक्शन होने के बाद उतनी ही मनोबल के साथ दोबारा मेहनत करते हैं। कोई नहीं करता, वे सब कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, सोचते हैं अब तो हमारी सरकारी नौकरी लग गई, अब तो पढ़ाई खत्म हो गई, जबकि कंपटीशन एज इट इज चलना रहता है। मैं तो कहती हूँ थोड़े गवर्नमेंट को रूल्स चेंज करके टर्म वाइज एग्जाम्स भी लेते रहने चाहिए। कौन, मतलब टर्म, मैं आज इस क्लासरूम में पढ़ा रही हूं तो मुझे अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है, अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगी तो ये नॉलेज धीरे धीरे डंप होती जाएगी और एक दिन ये खत्म, फिनिश हो जाएगी, उसमें समय नहीं लगेगा। और आज ही ये हमारे बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस के हाल है, ठीक है। तो यहीं पे ये सिस्टम आ जाता है और यहीं से कार्ल मार्क्स की थ्योरी ने जन्म लिया है।
जो ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात की है, क्लास स्ट्रगल की बात की है, ये सिर्फ और सिर्फ यहीं आकर जन्म लेती है। ये एक्सप्लॉयटेड और जो एक्सप्लॉयटर है ये यहीं से बना है। क्योंकि वो कहते हैं जब कंपनी बनती है, कंपनी में कार्य करने के लिए मजदूर आते हैं, ठीक है। एक को उन्होंने बोला बुजुर्वा, बुजुर्वा मतलब उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट। एक बोला है सरभारा, मजदूर वर्ग या शोषित वर्ग जिसको कहा जाता है, एक्सप्लॉयटेड। जो मेहनत करते हैं, मेहनत के बदले उनको उसका उतना फल नहीं मिल पाता है। तो इन दोनों के बीच जब संघर्ष होता है, किस चीज को लेकर, अगर ये गवर्नमेंट होते, गवर्नमेंट में इतना संघर्ष नहीं होता। गवर्नमेंट में सैलरी के नियम फिक्स हैं कि साल में आपका इंक्रीमेंट बढ़ेगा, फिर डीए, महंगाई भत्ता सबको पता है 6 महीने में, 1 साल में बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है, वो तो बढ़ेगा। जबकि प्राइवेट में ऐसा नहीं है। तो यही कार्ल मार्क्स कहते थे क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, कि जब श्रमिकों को उनका मेहनताना भी नहीं दिया जाता है, उनको उनकी जो मेहनत करते हैं, जो कार्य करते हैं, कार्य के बदले उतना भुगतान, उतना वो नहीं दिया जाता। तो इन दोनों के बीच संघर्ष, किन दोनों के बीच, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड, बोलो, जितने भी मजदूर वर्ग है उनके बीच, यानी बुजुर्गा और सरभारा के बीच संघर्ष को आपने इतिहास को आगे बढ़ाता है। उन्होंने कहा जो इतिहास रहा है, अब तक अस्तित्व में रहे इतिहास जो है वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। वरना हमेशा ही समाज में दो वर्ग होते हैं, दोनों लड़ते हैं, दोनों के लड़ने के बाद एक नवीन वर्ग का जन्म होता है। फिर वही स्थिति जन्म लेती है, कैसे, आगे आने वाले उसमें पढ़ाऊंगी। इसलिए कार्ल मार्क्स ने कहा है इन दोनों के बीच ही इतिहास को आगे बढ़ाता है। किन दोनों के बीच, दो वर्गों के बीच संघर्ष, ठीक है, दो वर्गों के बीच संघर्ष ही इतिहास को आगे बढ़ाता है। देखो ये हिंगल ने थीसिस यानी वाद, एंटीथीसिस यानी प्रतिवाद, दो विरोधी परिस्थितियां होती है, इन आपस में इनमें झगड़ा होता है एक तरह से, ठीक है। और तीसरी परिस्थिति जन्म लेती है सिंथेसिस यानी संश्लेषण, प्रतिवाद या संवाद इसको बोलते हैं। हमेशा इतिहास कैसे जन्म लिया है, दो चीजों में संघर्ष होता है, तब उनके प्रतिफल से एक नवीन परिस्थिति का जन्म होता है, जिसे वो कहते हैं सिंथेसिस या संवाद। उन्होंने कहा है जो प्रारंभ में सबसे पहले हमारा समाज था, आदिम साम्यवाद था, प्रिमिटिव सोसाइटी थी, जब कोई भी मनुष्य जंगलों में घूमता था तो उसमें कुछ नहीं था, आदिम साम्यवाद, लोग जंगलों में घुमंती जीवन यापन करते थे। तो धीरे धीरे मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य में स्थायीपन पनपा। स्थायीपन कैसे पनपा, उन्होंने खेती की टेक्निक ढूंढी। फिर उन्होंने कहा खेती करना तो लोग चाहिए, तो उन्होंने कहा तुम मेरे यहां खेती पे कर लो, बदले में मैं तुम्हें अनाज दे दूंगा। ध्यान से सुनो, ठीक है। आदिम साम्यवाद से समाज बदला, स्थायीपन आया, औजार बदले, लोगों ने एक दूसरे से औजार लिए, किराए पे लिए कि बदले में तुम इसके बदले अन्न ले लेना, तुम मेरे खेतों पे काम कर दो, बदले में इसके बदले अन्न ले लेना। तो फिर प्रथा आई, फिर दास अस्तित्व में आए। दास मतलब खेतों पर काम करने के लिए लोगों को रखा जाता था, ठीक है। फिर इसके आदिम साम्यवाद के बाद जो युग आया वो आया दासत्व युग बोला जाता है। दासत्व युग में मालिक होते थे और उनके काम करने वाले दास होते थे, वो दास उनकी प्रॉपर्टी टाइप होते थे। फिर इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, संघर्ष हुआ, कई बार ऐसा सिस्टम आया बंधुआ, बाउंडेड लेबर जिसे कहते हैं, वो मजदूरों को ताले में बांध के, जंजीर उनके पैरों में डालते थे, ताले में बांध के रखने लगे। जब इनकी विरोध हुआ तो ये दास प्रथा, यानी जब दो चीजों में संघर्ष होता है तब तीसरी चीज जन्म लेती है। जब दास प्रथा का उन्मूलन हुआ तो सामंतवाद आया। सामंतवाद कहते हैं जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा में जमींदार होते थे और भूमिहीन कृषक होते थे।
फिर जब वो कृषक भी गए और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ तो एक नया समाज जन्म में आया जिसे कहा गया पूंजीवादी समाज। पूंजीवादी समाज, बड़ी बड़ी फैक्ट्री अस्तित्व में आई और फैक्ट्री में प्रणाली में दो वर्ग फिर से अस्तित्व में आए। कौन से? पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। इसे आगे मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगी। इसे संवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद और साम्यवाद। अभी इसके आगे की भी स्टेज कार्ल मार्क्स ने बताई है, वर्ग विहीन समाज की संकल्पना की है, वो भी आगे आने वाली स्लाइड में मैं आपको बताती हूं। इतना समझ में आया? ठीक है। समाज के विकास के चरण उन्होंने बोला कार्ल मार्क्स से, हमारी जो सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ है वो स्टेप बाय स्टेप हुआ है। वो कैसे हुआ है? उन्होंने बताया सबसे पहले आदिम साम्यवाद था, यानी प्रिमिटिव कम्युनिज्म था। जब मनुष्य जंगलों में घूमता था उन्होंने उसको फर्स्ट स्टेज माना और उसे क्या नाम दिया? प्रिमिटिव कम्युनिज्म, यानी आदिम साम्यवाद। समाज के विकास के चरण, मार्क्स ने बताया कि समाज धीरे धीरे 5 चरणों से होकर गुजरा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कंपटीशन एग्जाम। ठीक है, समाज धीरे धीरे 5 चरणों से होकर गुजरा। पहला चरण है आदिम साम्यवाद का, यानी प्रिमिटिव कम्युनिज्म का। निजी संपत्ति का अभाव था। निजी संपत्ति मतलब जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती है। क्यों अभाव था? क्योंकि मनुष्य जंगलों में घूमता था, वो ये थोड़ा ना कहता था ये जंगल मेरा, तू यहां नहीं आएगा, ऐसा नहीं था। कोई कहीं भी रह सकता था, सब स्वतंत्र थे। तो ये जनजातीय समाज जो सबसे पहले अस्तित्व में आए थे। ठीक है, सभी लोग मिलकर उत्पादन करते थे और उपभोग करते थे। उदाहरण आदिम शिकारी और घुमंतु समाज इसमें आता है। जो शिकारी समाज था और जो घुमंतु जीवन, एक घूमे फिर जब हुआ पलायन करके दूसरे जगह, कोई स्थायीपन नहीं था। तो इस सोसाइटी को उन्होंने नाम दिया आदिम साम्यवाद का। नेक्स्ट है दास प्रथा। जब दास प्रथा अस्तित्व में आई, स्लेवरी इसको बोला जाता है। मालिक और दास, दो स्थितियां, वाद और प्रतिवाद। ये वाद है और ये प्रतिवाद है, यानी वो कहते हैं ना दो स्थितियां होती है, इनमें संघर्ष होता है और उस संघर्ष के फलस्वरूप तीसरी स्थिति जन्म लेती है। तो फिर आए मालिक और दास। मालिक और दास, दासों से खेती और निर्माण का कार्य करवाया जाता था, जैसे प्राचीन यूनान और रोम में था। वहां तो बेड़िया बांध के प्रॉपर्टी माना जाता था लोगों को। उन्हें बिल्कुल बेड़ियों में बांधकर काम कराते थे। इतनी चौड़ी बेड़ी होती थी जिससे वो बस उसी दायरे में रह सकते थे, उससे बाहर नहीं जा सकते थे। तो जब इनमें आपस में संघर्ष हुआ मालिक और दास में, तो इस संघर्ष के फलस्वरूप एक नई नवीन व्यवस्था का जन्म हुआ और वो नवीन व्यवस्था थी सामंती समाज। फेडरलिज्म इसको बोला जाता था, जिसमें जमींदार कहते थे जिनके पास बहुत अधिक जमीन होती थी। जमीनों के बड़े बड़े से, ये तो भारत में भी तुमने देखा है जमींदारी प्रथा। आफ्टर उसके बाद हमारे जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ। जमींदार होते थे और किसान, कृषक होते थे जो जमींदार से भूमि किराए पर लेकर उनको जोतते थे। बदले में वो उनको क्या देते थे? लगान। यहाँ लगान फिल्म बनी है ना, देखी है तुमने? थैंक गॉड, फिल्म में देखते हो, अभी तक ऐसा नहीं लगता था। लगान फिल्म इसी में बनी है कि जमींदार से किसान लेते थे और उनके बदले में वो लगान चुकाते थे। कई बार लगान ना देने के, सूखा पड़ गया, बारिश नहीं आई या बाढ़ आ गई, खेत बह गए, तो वो लगान नहीं दे पाते थे, बदले में उनके घर तक बिक जाते थे। जो जमींदार होता था उनका बचा कुचा सामान भी हड़प कर लेता था। तो जब ये इन दोनों का द्वंद्व हुआ, वाद और प्रतिवाद, नेक्स्ट स्थिति किसने जन्म लिया? संवाद ने। और वो संवाद की स्थिति थी पूंजीवाद। अभी बताती हूं मैं। फिर नेक्स्ट इनके कॉन्फ्लिक्ट से, इन दोनों वर्गों के संघर्ष से, किसके? जमींदार और कृषक के संघर्ष से एक नवीन स्थिति का जन्म हुआ। वो हुआ कैपिटलिस्ट सिस्टम, यानी पूंजीवादी समाज का। इस पूंजीवादी समाज में पूंजीपति होते हैं
और उनकी फैक्ट्रियों में कार्य करने वाले मजदूर। मजदूर अपनी श्रम शक्ति बेचते हैं, यानी मजदूर क्या बेचते हैं? अपने श्रम को, अपने लेबर को बेचते हैं। ठीक है, मालिक लाभ कमाते हैं और यहां भारी शोषण होता है। यहां थोड़ा मैं चर्चा करूंगी, थोड़ा रुकूंगी। हल्की सी थकान हो जा रही है आजकल, बैटरी रिचार्ज करनी पड़ेगी, काम बहुत ज्यादा करने लगी हूं। मजदूर अपनी श्रम शक्ति को बेचते हैं। देखो, मैंने मोड ऑफ प्रोडक्शन की तुमसे अभी बात की थी इससे पहले। मॉडर्न प्रोडक्शन के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, मजदूर जो करते हैं, श्रम करते हैं, एक सरप्लस वैल्यू आएगा, अतिरिक्त श्रम, सरप्लस वैल्यू, वो मैं तुम्हें आगे उसमें बताऊंगी, आगे थ्योरीज में आएगा। मजदूर श्रम करते हैं, श्रम के बदले में उन्हें वेतन मिलता है, लेकिन क्या वेतन उनके वो श्रम का ही हिस्सा है? नहीं, श्रम का हिस्सा है पर वो हिस्सा बहुत कम है। जो वो वास्तविक श्रम करते हैं उसके श्रम का बहुत एक छोटा सा पार्ट उसे वेतन के रूप में दिया जाता है। तो मजदूरों का यहाँ भारी शोषण होता है। कैसे होता है? जैसे मैंने कल भी बताया था, जो फैक्ट्री होती है उसमें जब प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन में 100 व्यक्ति एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उन्हें 10,000 रुपए महीना सैलरी मिलती है 100 व्यक्तियों को। ठीक है, कंपनी को एक महीने में मुनाफा हुआ 1 करोड़ 10 करोड़ रुपए का फॉर एग्जाम्पल, लेकिन उन्हें चाहे कंपनी को मुनाफा कितना भी हो, उन्हें वेतन कितना मिलेगा? 10,000। और वो प्रोडक्शन किसकी वजह से हुआ? उन 100 मजदूरों की वजह से। जबकि मुनाफा किसके खाते में गया? इंडस्ट्रियलिस्ट के, जिसे बुजुर्गा कहा गया है। ठीक है, तो यहां मजदूरों का भारी शोषण होता है और कार्ल मार्क्स ने इसी की आवाज उठाई थी, जिसका भुगतान उनने गरीबी का जीवन यापन करके गुजारना पड़ा था। अपने अंतिम दिनों के क्षण उनके लिए बहुत ही भयावह थे, लेकिन आज उन्हीं कार्ल मार्क्स को इकोनॉमिक्स में, हिस्ट्री में, सोशियोलॉजी में पढ़ा जाता है, उनकी किताबों को पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसके वजह से एक जब पूंजीवादी समाज इनमें जब संघर्ष होगा, तो कार्ल मार्क्स कह रहे एक नया समाज अस्तित्व में आएगा। पूंजीपति और श्रमिक के बीच भी संघर्ष होगा और संघर्ष के फलस्वरूप जो समाज आएगा अस्तित्व में, वो होगा समाजवाद या साम्यवाद, जिसे वो कहते हैं सोशलिज्म या कम्युनिज्म। ये किस सोसाइटी को कहते हैं? जहां सभी वर्ग समान होंगे, कोई बड़ा नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा, यानी इक्वालिटी की बात उन्होंने की थी कि मजदूर क्रांति करेगा। कैपिटलिस्ट पूंजीपति समाज में मजदूर अपने हितों के लिए जागेगा, क्रांति करेगा और वो निजी संपत्ति का अंत होगा। निजी संपत्ति मतलब जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आज हम देखते हैं, अंबानी फैमिली, बड़ी बड़ी डालमिया ग्रुप है, रतन बिरला, टाटा, इतनी बड़े बड़े इंडस्ट्री भारत में अगर देखा जाए तो ये कैपिटलिस्ट सिस्टम ही तो चल रहा है। पूंजी किसके खातों में जा रही है? बड़े बड़े उद्योगपतियों के खाते में। लेकिन कार्ल मार्क्स कहते हैं शीघ्र ही इसका पतन होगा, मजदूर क्रांति करेगा और उसका प्रतिफल निकल के आएगा वर्ग विहीन समाज, यानी क्लासलेस और राज्यहीन स्टेटलेस समाज बनेगा। लेकिन ये उनकी सोच थी, ऐसा हुआ पर इतना ज्यादा नहीं हो पाया। तो इसलिए इन्होंने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की इन 5 ग्रुप्स वर्गों के माध्यम से: आदिम साम्यवाद, दासत्ववाद, सामंतवाद, पूंजीवाद और समाजवाद या साम्यवाद, इसके रूप में। ठीक है, और उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के एग्जाम्पल से भी बताया कि जब सबसे पहले मैंने तुमसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात की, औद्योगिक क्रांति की। औद्योगिक क्रांति कब अस्तित्व में आई? यूरोपियन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। फ्रेंच रेवोल्यूशन चलता रहा, लोग राजा महाराजा से संतुष्ट नहीं थे, तो उन्होंने मांगों को उठाया। उन्होंने कहा जो 18वीं और 19वीं सदी में मशीनों और फैक्ट्रियों का उद्योग का उदय हुआ, इससे किसान और कारीगरों की जगह फैक्ट्री और मजदूर ने ले ली। पहले काम कौन करते थे? किसान।
प्रोडक्शन कौन, हालांकि प्रोडक्शन तो किसान ही करते हैं, लेकिन अब बड़े बड़े लोग करने लगे हैं, इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो गया है, ट्रैक्टर मशीनें अस्तित्व में आ गई है, पूंजीपति मालिक बने, मजदूर शोषित वर्ग। और हम देखते हैं कि उत्पादन की पद्धति बदली और समाज का ढांचा भी बदल गया, यानी बेस बदला तो समाज का स्ट्रक्चर भी बदल गया। अधोरचना की बात करते हैं ना, सुपर स्ट्रक्चर, यदि समाज का बेस बदलता है तो समाज का स्ट्रक्चर भी बदलता है। इसको मैंने और एक एग्जाम्पल से लिखा है, जैसे भारत का औद्योगिक समाज, जब अंग्रेजों ने भारतीय कृषि आधारित व्यवस्था को तोड़कर, अंग्रेजों ने ही तो फैक्ट्री प्रणाली लाए थे जो हमारे यहाँ भारत में सबसे पहले, तो उन्होंने औद्योगिक व्यवस्था थोप दी, रेल आई, फैक्ट्रियां आई, मशीनें आई और किसान भूमिहीन हुए। ज्यादातर किसान भूमिहीन क्यों हुए? क्योंकि किसानों को भूमिहीन का तरीका था कि उन्होंने उनकी जमीनों को ऑक्यूपाई कर लिया था, उसके बदले बड़े बड़े इंडस्ट्रीज स्थापित होने लगी। किसान भूमिहीन हुए, कारीगर, कारीगर मतलब जो हाथों से काम करते थे। हालांकि अब तुम देख रहे हो ट्रेंड बदल रहा है, फिर से वही चीज, बुनकर, बनारस की साड़ियां, बुनकर उद्योग फिर से आने लगा है, लोग हैंडमेड चीजों को वरीयता दे रहे हैं, फिर से ये चीज लौटकर आ रही है। तो किसान भूमिहीन हुए और कारीगर बेरोजगार हुए, यानी भौतिक परिस्थितियां बदलते ही, ध्यान रखना, जैसे ही भौतिक परिस्थितियां बदलती हैं, समाज, संस्कृति और पॉलिटिक्स यानी राजनीति भी बदल जाती है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल इसका और दूंगी। जैसे पहले जमींदारी प्रथा थी, तो तुमने देखा पॉलिटिकल सिस्टम वहां पे क्या होता था, पॉलिटिकल सिस्टम था पंचायत, पंचायत व्यवस्था थी। गांव के बड़े बड़े 5 बड़ी जातियों के लिए सरपंच बन जाते थे, वो ही गांव के या आसपास के समस्त निर्णय लेते थे। जबकि आज क्या है, आज हमारा बेस बदला, मोड ऑफ प्रोडक्शन बदला, मोड ऑफ प्रोडक्शन के बदलने के बाद ही हमारा सिस्टम क्या आया, पॉलिटिक्स सिस्टम क्या है, लोकतंत्र। इस लोकतंत्र में हम ही चुनकर भेज रहे हैं और वो ही हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। जब बेस बदलता है तो स्ट्रक्चर भी बदल जाता है। तो उन्होंने यही कहा कि भौतिक परिस्थितियां बदलते ही समाज, संस्कृति और राजनीति भी बदल जाती है। और इस इतिहास की भौतिकवादी जो उन्होंने व्याख्या की थी, इसकी कुछ विशेषताएं बताई हैं और जो कि मैं सारा पढ़ा चुकी हूं, फिर से रिपीट कर रही हूं। इतिहास का जो आधार है वो क्या है, आर्थिक परिस्थितियां, ना कि विचार। ध्यान देना, इतिहास का आधार क्या है, बेस भौतिक परिस्थितियां। जबकि हिंगल क्या कहते थे, इतिहास कैसे अस्तित्व में आया, विचारों के टकराव से। जबकि कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, आर्थिक परिस्थितियों के कारण हमारा समाज अस्तित्व में आया। फिर समाज का विकास भौतिक उत्पादन पर निर्भर है, कि जैसे जैसे भौतिक उत्पादन बदलेगा या बढ़ेगा, वैसे वैसे समाज का विकास होता चला जाएगा। फिर वर्ग संघर्ष इतिहास की गति है, कि अब तक अस्तित्व में जितने समाज रहे हैं प्राचीन काल से लेकर, हमेशा क्लास स्ट्रगल यानी वर्ग संघर्ष होता आया है। ठीक है। फिर वो कहते हैं बेस यानी आधार, आधार बदलने से अधिरचना बदल जाती है, जो मैं बार बार रिपीट करती हूं। जैसे ही बेस बदलता है वैसे ही इसकी अधिरचना बदल जाती है। और वो कहते हैं अंततः समाज एक दिन वर्ग विहीन समाज होगा, यानी साम्यवादी या समाजवादी समाज होगा। कौन कहते हैं, कार्ल मार्क्स। लेकिन कार्ल मार्क्स की आलोचनाएं भी खूब हुई। अब देखो, मैंने तुमसे क्या कहा है, तुम्हारी शख्सियत तभी निखरेगी जब तुम विरोध का सामना करोगे। ठीक है। या तुम कहते हो मैडम बोलना नहीं आता, हम घबराते हैं, हम चुप रह जाते हैं, सोचते हैं पर कर नहीं पाते। और अक्सर मैं लड़कियों को यही देखती हूँ, जब शादी हो जाती है, बोलना कुछ जाती है, फिर कमरे में आएगी, कहेगी सास कैसी है मेरी, ऐसी है, लेकिन उन्होंने उनके सामने विरोध नहीं किया,
लेकिन ध्यान रखना, गलत चीजों का विरोध करना सीखो। कोई कहेगा मैडम बच्चों को भड़काती है। भड़का, देखो तुम लड़कियां हो, ठीक है, कभी भी पहली कोशिश करो, कभी भी कोई गलत काम ना करो, नियमों के दायरे में रहकर करो। फिर उन नियमों के दायरे में रहते हुए यदि तुम्हारे ऊपर कोई विरोधी गतिविधि थोपी जाती है या कुछ कार्य ऐसा किया जाता है जो अगेंस्ट है, तो उसका प्रतिरोध करना सीखो। चाहे वो तुम्हारा कॉलेज है, स्कूल है, कहीं मार्केट है, या फिर कहीं ऐसा तुम्हारी ससुराल है, या फिर तुम्हारा वर्किंग प्लेस है, ठीक है। गलत सहन करना भी बहुत बड़ा अपराध है, ठीक है। ध्यान रखना, मैं तो हमेशा तुम्हें यही सीख देती हूं कि कभी गलत को गलत मत बोलना, ठीक है। गलत को सही मत बोलना, गलत को गलत कहना सीखो, तभी अपनी पहचान बनती है। और जो हम कहते हैं ना हमारी शख्सियत निखर गई, वो ऐसे ही निखर सकती है। वरना अगर हम दबते रहेंगे तो वो जिंदगी भर हमें ऐसा ही रखेगा। तो ध्यान देना इस बात पर। इनकी आलोचनाएं हुई, हाँ, अब जो व्यक्ति प्रतिरोध करता है आलोचनाएं तो होगी। और ध्यान रखना, सोसाइटी में एक और बात बताऊंगी, आलोचनाएं उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है। आम आदमी जो हंसता रहता है, सबकी हाँ में हाँ मिलाएगा, सुबह को सुबह, रात को सुबह बोलेगा, सुबह को रात बोलेगा, तो वो तो सबका प्रिय होगा। जो हमेशा सही को सही बोलता है, सही को गलत नहीं बोलता, तो उसकी आलोचनाएं होती है। इसके लिए आप हमेशा तैयार रहना। और जिस दिन तुमने इस चीज पर अड़िग रहे, समझो तुम्हारी शख्सियत निखर गई। तो उनकी भी आलोचनाएं हुई। आलोचकों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो आर्थिक कारक, इकोनॉमिकल फैक्टर्स थे, कार्ल मार्क्स ने उसे ही सोसाइटी का आधार बना लिया। जबकि इकोनॉमिकल फैक्टर्स के अलावा भी तो सोसाइटी में बहुत सारे आधार थे। देखो, फर्स्ट पॉइंट, यह सिद्धांत आर्थिक कारकों को ही सब कुछ मानता है, जबकि आइडियोलॉजी और कल्चर इसकी भी भूमिका होती है। हम इसे नकार नहीं रहे हैं। हालांकि जो अब मैंने क्या कहा था, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैंने तुम्हें बताया था, हिस्ट्री हम कैसे जानते हैं? राजा महाराजाओं के काल से, हम इसे ही तो इतिहास बोलते हैं। लेकिन इतिहास की जो व्याख्या है उस तरीके से कार्ल मार्क्स ने की थी, इसलिए इन्हें विरोध का सामना करना पड़ा था। फिर इतिहास को केवल वर्ग संघर्ष से जोड़ना एक सरलीकरण है। सबने कहा सिर्फ वर्ग संघर्ष से इतिहास को जोड़ देना, तो हर व्यक्ति का सोचने का नजरिया होता है। तो कार्ल मार्क्स का नजरिया अलग था। सभी समाज मार्क्स के बताए गए चरणों से नहीं गुजरे। कुछ थिंकर्स ने बोला कि जो कार्ल मार्क्स ने चरण बताए थे, आदिम साम्यवाद, दासत्व, पूंजीवादी, सामंतवादी, पूंजीवादी, ऐसे नहीं गुजरे। तो उन्होंने कहा हो सकता है, जैसे भारत है, भारत की परिस्थितियां अलग हैं, चाहे चाइना की कह ले, इनकी अलग है, हो सकता है इसमें हो सकता है, लेकिन जर्मन विचारधारा, जर्मन आइडियोलॉजी में आपने इसको प्रमाणिक बताया था। फिर साम्यवादी देशों में यह प्रयोग पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था, क्योंकि वो कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज थी, वो कम्युनिज्म कंट्री थी, उनमें ये जो वर्ग संघर्ष और ये मैटेरियलिस्टिक था, उनपे ये सिद्धांत लागू नहीं हो पाया था। जबकि कार्ल मार्क्स ने पूरे विश्व की बात नहीं की थी, उन्होंने उस समय अपने यूरोपियन कंट्री की बात की थी, ठीक है। तो फिर अब हम जो कंक्लूजन की बात करते हैं अपने सिद्धांत की, तो वो यही है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद हमें सिखाता है कि समाज स्थिर नहीं है, वो निरंतर बदलता रहता है। कैसे? वाद, प्रतिवाद और संवाद, दो चीजों में संघर्ष होता है। तीसरी, और ये बदलाव उत्पादन के साधन और वर्ग संबंधों पर आधारित होते हैं। जो ये बदलाव होते हैं, ये किससे होते हैं? उत्पादन के साधनों से और वर्ग संबंधों पर। आज भी असमानता, इनइक्वालिटी, जो शोषण, भैया रुक जा, इसको ज्यादा जल्दी जल गया है, आर्थिक विषमता, इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी की हम बात करते हैं, को समझने के लिए मार्क्स का सिद्धांत बहुत उपयोगी है। आज भी जब हम इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी की बात करते हैं, इनइक्वालिटी की बात करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं, शोषण की बात करते हैं, तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी को याद किया जाता है। तो यह है कार्ल मार्क्स का सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद की। उन्होंने इतिहास की व्याख्या किस आधार पर की थी? भौतिकवाद के आधार पर। इसलिए इस सिद्धांत को ऐतिहासिक भौतिकवाद बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने इतिहास की व्याख्या भौतिक आधार पर की थी, ना कि वैचारिक आधार पर। चलो अब क्वेश्चन पूछो।
लड़कियों, साक्षी मैंने कहा था चुप नहीं रहना है, पनिशमेंट मिलेगा। तुलसी नहीं, समझ में आया सब? कोई प्रॉब्लम? ऐश्वर्या इन्होंने मतलब साइंस के बेस में भी किया था इसको, है? साइंस के बेस में देखो, साइंटिफिक वे किसे कहते हैं? कोई केमिकल्स और या पद्धति होती है, मैथडोलॉजी। साइंस किसे कहते हैं? कोई कहता, देखो लोगों की विचारधारा, आज तक लोग इतने बड़े बड़े रिसर्चर बन गए, लेकिन उन्हें यही नहीं पता साइंस क्या है। साइंस है मैथडोलॉजी। मैथडोलॉजी मतलब अध्ययन करने का तरीका। हम खाना बना रहे हैं, ठीक है, खाना हमने एक, किसी ने कुकर में बनाया, किसी ने कढ़ाई में बनाया। साइंस कहां पर आ गई? साइंस आ गई कुकर में बनाने पर, क्योंकि कुकर में भाप में ही खाना बना, जो उसके आवश्यक विटामिन प्रोटीन्स थे वो उड़े नहीं। कढ़ाई में बनाने से सारे जो उसके प्रोटीन्स थे वो तो सब उड़ गए, ठीक है। हमने सब्जी का कचूमर निकाल दिया भून भून के, उसके विटामिन तो सारे खत्म हो गए। तो ये जो हमने खाना बनाने की टेक्निक है कुकर में, ये साइंस है। साइंस, व्हाट इज साइंस? इसको भी साइंटिफिक वे ये साइंटिफिक वे ही है पूरा। उन्होंने साइंटिफिक, वैज्ञानिक तरीके से समझाया। और वैज्ञानिक तरीके में कैसे समझाना है? स्टेप बाय स्टेप, कि पहले ये वाला आदिम साम्यवाद था, फिर दासत्व युग था, फिर सामंतवाद था, फिर पूंजीवाद था, फिर समाजवाद, कम्युनिस्ट की बात की। तो जो ये मैथडोलॉजी यूज की, ये साइंटिफिक वैज्ञानिक ढंग जिसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, आज तुम्हारे से हमने, कभी तुम्हें कोई साइंस का स्टूडेंट मिल जाए कि हम साइंस के हैं, तुम कहना, पहले तो उससे पूछना व्हाट इज साइंस। विज्ञान क्या है? विज्ञान है मैथडोलॉजी, पद्धति, ठीक है। और वो पद्धति हमारे बात करने के तरीकों में तार्किक रूप से जब हम तथ्यों के आधार पर बात करते हैं, वो भी साइंस है। सिर्फ डॉक्टर वो औजारों से ऑपरेशन कर रहा है, सिर्फ यही साइंस नहीं है। एक वैद्य जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके उनसे एक गंभीर रोग को सही कर दे रहा है, वो भी साइंस है। साइंस है मैथडोलॉजी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।